बहू का बदला। वसुंधरा जी बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाम को उनका बेटा रौनक ऑफिस से घर आया तो घर आते ही सीधा वो माँ के कमरे में आया। उसने गर्म पानी से दवाई मिलाकर पहले माँ के पैरों को साफ किया, उसके बाद सूखे साफ तौलिए से पैर सुखाकर थोड़ी देर खुली हवा में रखने के बाद उसने दवाई लगाई दी। वसुंधरा जी की आंखें नम हो गई तो रौनक पूछ बैठा, क्या हुआ माँ, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? वसुंधरा जी ने धीरे से इनकार में सर हिलाया। तभी बहू जिया ने घर में प्रवेश किया। अपना पर्स सोफे पर रखकर वो तुरंत ही पास के कमरे में आई और कहने लगी, मम्मी जी अब आपका पैथी कहना दवाई ली थी आपने दोपहर में। वसुंधरा जी ने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया तो वो कहने लगी, मैं सबके लिए समूह से लेकर आई हूँ, तभी चाय के साथ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो फटाफट हाथ मुंह धोकर रसोई में घुसकर चाय बनाने लगी। रौनक भी कहने लगा, मैं भी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जब दोनों बेटा बहू वहाँ से चले गए तब वसुंधरा जी ने अपने रुके हुए आंसू को बाहर जाने दिया। आज उन्हें अपने बेटे और बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। बुढ़ापे का शरीर था उनका तो न जाने कब उनका शुगर बढ़ गया। एक बार जब उनकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए तब पता चला कि उन्हें हाई शुगर की बीमारी हो चुकी है। तब वह सेवा परहेज कर रही थी और ज़रूरत पड़ने पर दवाई भी लेती थी। इसी बीच उनके पैरों में छोटा सा घाव हुआ जो कि धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शुरुआत में उन्होंने उस घाव को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब घाव बड़ा हुआ और दर्द के मारे उन्हें चलने में दिक्कत होने लगी तब उन्होंने अपनी बहू को बताया। उनकी बहू जॉब करती थी तो ऑफिस से फ़ोन करके छुट्टी ली और अपनी सास को डॉक्टर के पास लेकर गई। रास्ते में उन्हें डांट भी रही थी, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। फिर डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और उन्हें आराम करने के लिए कहा। पिछले एक सप्ताह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। बेटे और बहू ने मिलकर उनका खूब अच्छे से ध्यान रखा था, इसलिए वसुंधरा जी बहुत भावुक हो गई थी। थोड़ी देर के बाद बच्चे उनके कमरे में चाय और समोसे लेकर आए। सबने बैठकर चाय और समोसा खाकर उसके बाद रौनक माँ के पास बैठकर सब्जी काटने लगा और उनकी बहू जिया भी वहीं पर बैठकर आटा गूंथने लगी। दोनों दिन भर की बातें कर रहे थे। वसुंधरा जी को बड़ा अच्छा लग रहा था। भला ही वह ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, लेकिन बच्चे ऑफिस जाने के बाद उन्हें एक मिनट के लिए भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते थे। वसुंधरा जी शाम होने का बेसब्री से इंतजार करती थी जब उनका बेटा बहू घर आ जाते थे और उनके साथ ढेर सारा समय बिताते थे। ऐसे ही बातचीत करते हुए खाना बनकर तैयार हो गया। वसुंधरा जी ने खाया ना खाया फिर बहू से उनका बिस्तर ठीक कर दिया और उन्हें दवाई देकर सोने के लिए कहा दिया। वसुंधरा जी बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर में उन्हें नींद आने लगी तो बेटा और बहू भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। वसुंधरा जी का मन एक अजीब सा सुकून से भरा उठा। आज वो मन ही मन अपनी जेठानी को धन्यवाद दे रही थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी। अपनी जेठानी की दिव्यसी के कारण ही आज शायद उन्हें बुढ़ापे में तकलीफ़ों को मिल रही है, लेकिन उनके बच्चे उनका ध्यान रख रहे हैं। बुढ़ापे में तो इंसान कितना भी अच्छा कर्म वाला हो उसे कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो ही जाती है, लेकिन जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें ऐसे समय में किसी अपने का साथ मिल जाता है, कोई उनका ध्यान रखने वाला होता है। और कारण खराब होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, छटपटाते रह जाते हैं। वसुंधरा जी को याद आने लगा जब नई नवेली बहू बनकर इस घर में आई थी तब उसकी सासू माँ बहुत कठोर स्वभाव की थी। वो घर की बड़ी बहू और छोटी बहू को अपनी नौकरानी की तरह ही समझती थी। हर बात में ताने मारना, रूखे स्वर में बात करना उनकी यही आदत थी। धीरे धीरे करके समय बीता। जेठ और जेठानी ने अपना अलग घर बनवा लिया। अब वहाँ पर बड़े आराम से रहने लगे।
वसुंधरा जी के पति अपने पिताजी की पुरानी दुकान पर बैठते थे। दुकान से आमदनी भी ज़्यादा नहीं होती थी और लोग पुश्तैनी घर में रहते थे, तो वसुंधरा जी पर उनकी साथ ही हुक्म चलाती रहती थी। बड़ी बहू तो अपनी गृहस्थी अलग करके चैन से जीने लगी थी, लेकिन वसुंधरा जी को साथ कदर झेलना पड़ता था। कभी कभार तो वसुंधरा जी के पति भी माँ का बुरा व्यवहार देखकर विचलित हो जाते थे, लेकिन वो हमेशा यही सोचते थे कि मेरे अलावा माँ का ध्यान रखने वाला और कौन है। और वैसे भी वो बूढ़ी हो गई है, बुढ़ापे में कुछ बोल भी देती है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। यही सब सोचकर वो अपनी पत्नी को भी समझा लेते थे और वसुंधरा जी खून के घूंट पीकर अपनी सास के साथ रह रहे थे, जो मजबूर हो जाती थी उनके साथ छोटी छोटी गलतियों पे उन्हीं काफ़ी कुछ सुनाती रहती थी। जब वसुंधरा जी की शादी को 10 साल हो गए और वो माँ बन गई, तब उनके साथ हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूँगी। एक बार तो उन्होंने लड़की वालों को घटक बुला लिया था, लेकिन तब वसुंधरा जी के पति मोहन जी ने सबके सामने ही कड़े शब्दों में कहा कि बात का विरोध करते हुए कहा कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अगर ये माँ नहीं बन सकती तो इस बात की क्या गारंटी है कि कभी इसे मैं तुझ में नहीं और दूसरी शादी करूँगा। तो मेरी दूसरी पत्नी माँ बन जाएगी, इस बात के लिए भी ये क्या गारंटी है। मैंने शादी सिर्फ बच्चे के लिए नहीं की थी कि बच्चे नहीं हो रहा है तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। यह मुझे पत्नी के रूप में भरपूर प्यार देती है, मेरा ध्यान रखती है, एक बहू के रूप में यह अपनी सास का ध्यान रखती है, पूरे घर को संभालती है, अपने सारे फर्ज अच्छे से निभाती है, तो फिर मैं दूसरी शादी क्यों करूं। वसुंधरा जी का मन गर्व से भर आया था कि उन्हें इतने अच्छे पति मिले। इधर साथ की नज़रों में वहाँ कांटा बनकर रह गई थी, उनके साथ उन पर खूब जमकर अत्याचार करती थी, हालांकि वो उस घर को छोड़कर चले जाए। लेकिन इसी बीच एक दिन वसुंधरा जी को जोर का चक्कर आया और जब डॉक्टर ने देखा तो क्या पूरा घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। शादी के पूरे 10 सालों के बाद वो माँ बनने वाली थी। अब टोल के साथ उन्हें ताने नहीं मारती थी, लेकिन वो अभी भी बहू गुनाह कराने की तरह समझती थी, इसलिए तो बहू का ध्यान रखती थी ही कि खाने पीने के बारे में सोचती थी। बस वो इसे बात में खुश थी कि उनके बेटे को कोई नामर्द नहीं कहेगा। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए, साथ में वसुंधरा जी को मायके भी नहीं जाने दिया, क्योंकि उनका कहना था कि पहला बच्चा हमारे यहाँ ससुराल नहीं होता। ऐसे समय पर वसुंधरा जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, फिर भी उन्होंने किसी तरह मुश्किल समय गुजारा और उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन लोगों ने रौनक रखा। जब रौनक 8 साल का हुआ, उसी साल वसुंधरा जी के साथ को लकवा मार गया और वो बेहतर से जाकर लगी। तब वसुंधरा जी पूरी गृहस्थी को संभालने लगी थी, साथ में सास पर आई थी, तो वसुंधरा जी बहुत खुश हुई थी और वो सोच रही थी कि अब मैं अपने साथ हुए हर अत्याचार का बदला लूँगी। एक दिन वो साथ के साथ रूखी रोटी और अचार लेकर गई, तो सास हैरानी से बोली, बहू ये कैसा खाना है, न सब्जी नहीं। वसुंधरा जी दांत पीसते हुए बोली, चुप कर बुढ़िया, तूने मुझे बहुत रुलाया, अब भूखी मर और अपने कष्टों से मुक्ति पा। साथ ही आंखों में आंसू आ गए थे और वो शिवराज की आंखों में विजय की चमक उन्हें लग रहा था कि अब अपना सारा बदला निकाल लेगी। पीछे खड़ा रौनक भी सब देख रहा था। एक दिन वसुंधरा जी की जेठानी कलावती चीज़ों को देखने के लिए घर आई हुई थी। उसी समय वसुंधरा जी अपनी सास के लिए खाना लेकर आई। आज जेठानी आई हुई थी तो भरी हुई थाली लेकर आई थी। वो थाली देखती ही रौनक कहने लगा, माँ तुम तो दादी को रूखी रोटी खाने के लिए देती हो ताकि दादी जल्द मर जाए और उन्हें कष्टों से मुक्ति मिले, तो तुम दादी के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो।
रौनक की आवाज़ सुनकर वसुंधरा जी अपनी जेठानी के सामने ऐप गई। रावती मानो एक पल ही सब समझ गई थी। उन्होंने रौनक को प्यार से अपनी गोद में बैठाया और कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी मम्मी को पता नहीं था। आज मैं आ गई हूँ ना, आज से समझा दूंगी कि बड़े बुजुर्गों की कैसी देखभाल करनी चाहिए। फिर जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो अपनी मम्मी पापा का खूब अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर कलावती जी ने रौनक को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। फिर उन्होंने वसुंधरा जी को कहा, देख रही हूँ छोटी, तुम बच्चे के मन में कैसी बातें डाल रही हो। माना कि तुम्हारी सास माँ ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन बुरे के साथ बुरा करके हम क्यों अपने कर्म बिगाड़े। उन्होंने तो शायद उन कर्मों का फल उसे रूप में मिला है कि अपने आखिरी दिनों में हम पर पूरी तरह से निर्भर हो गई है। लेकिन हम कौन होते हैं अपनी तरफ से सजा देने वाले। यदि हमारे साथ में इतना है कि हम उन्हें खाना बनाकर खिला सकते हैं, तो फिर हमें अपनी तरह से कभी भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा बेटा है, कहीं ऐसा न हो कि सब कुछ सही होने के बावजूद उसके बाल मन में तुम्हारी गलती छवि बनकर बड़े हो के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। अपने जुटाने की बातें सुनकर वसुंधरा जी की आंखें खुली की खुली रह गई और वो सोच में पड़ गई थी कि साथ में बदला लेने के चक्कर में कहीं मैं अपने बेटे को गलत तो नहीं दे रही। और दिन के बाद से उन्होंने खुद को बदलाव लाया। बदलने की भावना को किनारे रखकर उन्होंने अपने साथ की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। साल भर के बाद उनकी सास का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन बर्च के मन में कोई बोझ नहीं था कि उन्होंने अपनी सास के साथ कुछ भी गलत किया। और आज जब बुढ़ापे में बेटा और बहू उनकी सेवा कर रहे थे, तब उन्हें लग रहा था कि उनके किए हुए सारे अच्छे कर्म आज फलित हो रहे हैं। अपनी जेठानी किसी को मनाकर अपना उन्हें कर्म बिगाड़ने से खुद का बचा लिया था। दोस्तों, कभी कभार जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जीवन भर याद आते हैं, लेकिन जब बात हमारे हाथ में आए तो फिर अपने व्यक्तित्व को गिराकर कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। भले ही ऐसा इंसान की सेवा करने का मन न हो तो उसके लिए देखभाल के लिए किसी को रख लेना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। आपके क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अन्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।